आज हम करेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड लेसन, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट खाद्य संग्रहण से मतलब भोजन को इकट्ठा करने से। आखेट होते जो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं, तो उनसे शुरुआत होगी कि उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन का बसेरे की शुरुआत की, भोजन कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया, किस तरीके से उनके दिमाग में विचार आया, किस तरीके से उनके भोजन का बंदोबस्त हो सकता है, जानवरों को कैसे उन्होंने पाला, उनसे उन्होंने किस तरीके से अपने भोजन का प्रबंध किया, और भोजन उत्पादन मतलब फसलों का खेतों में उत्पादन करने से जो उनकी शुरुआत हुई जीवन की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आरंभिक जीवन, आखिर वे इधर की उधर क्यों क्यों घूमते थे? मनुष्य का जब मनुष्य को किसी भी चीज़ के विषय में जानकारी नहीं थी। आज विज्ञान का युग है, आज हमें हर चीज़ के बारे में पता है, लेकिन उस समय पे क्या था, मानव की शुरुआत हुई थी, उनका जो जीवन था, उनको किसी भी विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कैसे रहा जाता है, क्या खाया जाता है, किन किन चीज़ों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो वहाँ से वहाँ उनकी जो जीवन का आरंभ हुआ था, तो उसमें क्या था, वो इधर से उधर घूमते थे। मतलब जैसे आज के समय में हम अपने घरों में रहते हैं, हमारी जगह फिक्स है, हम यहाँ रह रहे तो हम कई कई साल हो जाते हैं हमें। लेकिन उस समय क्या था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब वो क्यों घूमते थे, ये देखिए, जो मेन मेन पॉइंट्स इसमें अंडरलाइन किया है मैंने, उसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आखेटक खाद्य संग्राहक कि सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। आखेटक खाद्य संग्रह का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो खाद्य मतलब खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे भोजन की तलाश में, उसको कहा जाता था आखेटक खाद्य संग्राहक। भोजन उन इनका जो आखेटक खाद्य संग्राहक नाम दिया गया है, उनका नाम क्यों दिया गया? ये भोजन का इंतजाम, जिस तरीके से वो भोजन का प्रबंध करने के लिए कभी एक जगह पे रह रहे हैं, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले गए, उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है। तो आखेटक खाद्य संग्रह का मतलब होता है जो व्यक्ति भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। तो अब फिर उसके बाद क्या बताया हमें कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। इनका नाम किस आधार पर रखा गया है? जिस तरीके से ये काम करते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक मतलब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, तो इसी के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पहले क्या होता था, वो अपने खाने के लिए जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे ये सब इकट्ठा करते थे। ये इनके खाने के सोर्स थे। मतलब इन जो उनका खाना था, जैसे आज के समय में क्या है, हम रोटी सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास। उस समय में क्योंकि इनको कुछ पता नहीं था, बहुत सारी चीज़ों का विकास ही नहीं हुआ था, तो इनको जो भी मिल जाता था जैसे शिकार करके जानवर पक्षी पेड़ पौधे पत्ती, वो सब ये खाते थे। अब आता है कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक है, जो खाने की तलाश में एक जगह से घूमते थे, वो ऐसा क्यों करते थे, वो एक ही जगह पे क्यों नहीं रहते थे? पहला कारण क्या है इसका, कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। देखिए, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने का या एक जगह से दूसरी जगह पर बसने का क्या कारण था? अभी मैंने आपको बताया कि वो जिस जगह पे रहते थे वहां पे क्या खाते थे, पेड़ पौधे पत्ती जानवर पक्षी। अब वो लंबे समय तक एक जगह पे रहेंगे तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, फिर वो क्या खाएंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह पर लंबे समय तक रहने से उस जगह के पौधे फल जानवर ये सब समाप्त हो जाते। तो इसलिए वो क्या करते थे, उनको दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या है? जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब वो जानवरों को शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। उनका भोजन था ना जानवर, जानवरों का शिकार करते करते थे वो अपने भोजन के लिए। अब वो जो जानवर थे उनको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो अपना जानवर क्या करते थे, चारा, जैसे एक जगह कुछ समय के लिए वो जानवर रहे, वहां का चारा उन्होंने खा लिया, खत्म हो गया, तो वो दूसरी जगह जाएंगे। अब उनको, क्योंकि जानवर चारे की तलाश में जगह बदल रहे थे, और जो मानव था, जो जिसका जो खाने की तलाश में अपनी जगह बदल रहा था, वो क्या करेगा, जब जानवर चारे की
ढूंढने के लिए दूसरी जगह पे जाएंगे, जब एक जगह पे चारा खत्म हो जाएगा जो उनका मुख्य भोजन है, तो मनुष्य क्या करेगा, वो जानवरों के पीछे पीछे जाएगा क्योंकि उनका भोजन वो है। तीसरा कारण क्या था, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार नए इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा क्या कारण था कि हर देखो हर जगह का मौसम अलग अलग होता है, कहीं पर कोई पौधा विकसित होता है, कहीं पर कोई और पेड़ लगता है, तो इनका समय और मौसम अलग अलग होता है, तो इसकी तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। चौथा कारण क्या होता है, देखो जहां पर भी ये रहते थे, ये देखिए मैं आपको पहले बताती हूँ। चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों नहरों झीलों झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता होगा। चौथा कारण क्या था कि जहां वो रहते थे, अब वो मान लो वहां के आसपास नदी है, झील है, झरने हैं, उनका पानी वो अपने पीने के लिए यूज करते थे। अब कई बार ऐसे भी होता होगा कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई तो पानी सूख जाता था। अब ऐसे में क्या करेंगे, उनको पानी जब मिलेगा ना जब बारिश आएगी, और मान लो बारिश भी नहीं आई, सूखा पड़ गया, तो इस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो हमने क्या देखा इस लेसन में, सबसे पहले हमने देखा आखेटक खाद्य संग्रह क्या होते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह वो होते हैं जो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। फिर इसमें बताया है कि वो क्या खाते थे, वो खाते थे पेड़ पौधे, पत्ती, मछली, जानवर, चिड़िया, ये खाते थे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों घूमते थे, पहला तो वो क्यों घूमते थे कि एक जगह पर अगर वो ज्यादा दिनों तक रहते तो वहां के पेड़ पौधे सब खत्म हो जाते, फिर वो कहाँ से खाते, उसकी तलाश में घूमते थे। दूसरा, जो जानवर होते थे वो जब एक जगह पे रहते तो वहां उनको खाने के लिए चारा चाहिए, उस जगह के में जब हरी घास वास जब खत्म हो जाती थी, उनको चारा नहीं मिलता था, तो जानवर अपने लिए दूसरी जगह ढूंढ लेते थे। अब जानवरों को खाते थे ये मानव, इनका भोजन था, तो उनके पीछे पीछे ये भी अपनी जगह बदलते थे। तीसरा, हर पेड़ और पौधे के लिए अलग अलग मौसम की जरूरत होती है, इस वजह से जगह बदलते थे। चौथा, जब एक जगह पर ये लंबे समय तक रहेंगे तो वहां पे पानी की कमी हो जाएगी, हो सकता है झीलों का पानी, झरनों का पानी सूख गया हो, बारिश ना आई हो, सूखा पड़ गया हो, इस वजह से भी अपनी जगह बदलते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अब हमें कैसे पता कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, भोजन की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे, जो हमने अभी पढ़ा, लेकिन इन सब बातों का हमें कैसे पता चला, ये देखिए। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हो। हम अंदाजा लगाते हैं कि उस समय ये तो संभव है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि उस समय जो लोग थे उन्होंने, अब वो अपना काम करने के लिए उनको औजारों की जरूरत तो पड़ेगी, तो आज के तरह जैसे आज के समय में क्या हमें कोई औजार चाहिए तो मार्केट में बना बनाया मिलता है, तब ऐसा कुछ था नहीं। तो क्या अंदाजा लगाया है कि उस समय क्या होगा, लोगों ने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डी जो होते हैं ना, हड्डियों के औजार बनाए होंगे, और इनमें से कुछ पत्थर के औजार आज भी मिले हैं। उन्हीं से हमने अंदाजा लगाया कि वो लोग क्या करते होंगे, कैसे औजारों का प्रयोग करते हैं, कैसे अपना जीवन जो था वो भोजन के लिए एक एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे जीवन को चलाने के लिए। अब आता है कि उन्होंने इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, अब क्या अंदाजा लगाया कि जो उनको औजार मिले हैं हमें पत्थरों के, उसका उन्होंने यूज क्या किया होगा, फल फूल काटने के लिए किया होगा, हड्डियों के लिए किया होगा, मांस काटने के लिए किया होगा, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया होगा। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार अब वहां वो जंगलों में खुली जगह में रहते थे, तो वहां पे उनको डर रहता था कि जानवर कभी उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे, हमले का भी डर रहता था ना, तो ऐसी जगह पर रहते हुए उनको ये भी डर था कि अपनी जान भी बचानी थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे, जो औजार बनते हैं उनके आगे जो बेस बनता है ना लकड़ियों का, जो किसी चीज को पकड़ने के लिए, वो लगाया होगा जिससे कि अपनी रक्षा कर सके। कुछ ऐसे औजार भी बनाए होंगे जिससे कि लकड़ियों को काटा जा सके, पेड़ की जो लकड़ियां होती है उनको काटा जा सके। और उन लकड़ियों का प्रयोग उन्होंने किसके लिए किया होगा, एक तो ईंधन के लिए किया होगा लकड़ियों का प्रयोग, दूसरा
रहने के लिए जो झोपड़ियां बनाई गई थी उनके लिए भी उन्होंने इसका प्रयोग किया होगा। अब ये देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना, उनके जो जहां जहां इस तरीके के हमें प्रूफ मिले हैं कि मानव यहाँ यहाँ मिले हैं, ऐसे रहते थे वो, या जहाँ जहाँ से हमें अवशेष मिले हैं, अवशेष मतलब कहीं से कुछ हड्डियां मिली है, कहीं से हमें कुछ औजार मिले हैं पत्थर के, जिससे हमने अंदाजा लगाया कि वो लोग इस तरीके के औजारों का प्रयोग करते थे और ऐसे रहते थे। अब इसमें जो ये ट्रायंगल बना हुआ ना रेड कलर का, जैसे भीम बेटका हो गया, हुसगी हो गया, कुरनुल गुफाएं होंगी, ये जगह ऐसी है जहां से हमें क्या मिला है, इनके सबूत के तौर पे हमें निशानी मिली है। ये जो स्टार ट्रायंगल बना हुआ है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है ये, पुराना, बहुत पुराना समय जो था वो। ये जो जगह है ना, ये जैसे ये स्क्वायर जो बना हुआ है, पैयमपल्ली, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिराद, ये नवपाषाणिक पूरा स्थल है। फिर जो ग्रीन कलर का बना हुआ है, जैसे ब्रह्मगिरी हो गया, आदि चंदोलर हो गया, ये है महापाषाणिक पूरा स्थल है। और सबसे पहले जहाँ पे गांव बने थे ना, सबसे पहले गांव का निर्माण जहाँ हुआ था, इनाम गांव, ये वो जगह है। और आधुनिक नगर, जो आधुनिक नगर है जैसे आज के समय में, ये क्या है, मुंबई हो गया, जैसे कोलकाता होगा, ये जो चुनाव कह रही हूँ, सॉरी, ये जो निशान दे रखे हैं, इसके हिसाब से आप मैप में जगह देखिए। जैसे गांव का हमें पता लगाना हो तो सबसे पहले क्या था, इनाम गांव। पूरा पाषाणिक स्थल कौन से थे, भीमबेटका, वो इससे हमें पता चल जाएगा। अब आता है पूरा स्थल। पूरा स्थल का मतलब क्या होता है, पूरा मतलब पुराना, स्थल मतलब जगह। तो पूरा स्थल का मतलब क्या होगा, पुरानी जगह। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तु के अवशेष मिले। पूरा स्थल हम उसे बोलते हैं जहां पर औजार, बर्तन, उस समय जो लोग औजारों का प्रयोग करते थे, जैसे बर्तनों में वो खाना खाते थे, जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जैसी उस समय इमारत बनती थी, उसके कुछ टुकड़े मिले, बचे कुछ अवशेष मतलब होता है कि उसके हमें बचे कुछ अवशेष मिले हैं, बचे कुछ टुकड़े मिले हैं, चीजें मिली है कुछ, जिससे हमने अंदाजा लगाया है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी वहीं छोड़ के चले गए। उन्होंने इनका औजारों का प्रयोग, बर्तनों का, इमारतों का निर्माण क्यों किया था, अपने काम के लिए, अपनी जरूरत के लिए। बाद में वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते थे भोजन की तलाश में, तो वो वहां छोड़ के चले गए होंगे। ये जमीन के ऊपर अंदर कई सौ साल बाद हमें वो उस जगह पे मिले हैं, तो इसका मतलब वहां लोग रहते थे। और उन औजारों को, बर्तनों को देख के हमने क्या अंदाजा लगाया कि वो वहां किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, किन किन चीजों का यूज करते थे। अब आग की खोज, अब आग जलाना उन्होंने कैसे सीखा। सबसे पहले तो क्या है कि आग का प्रयोग उन्होंने किस किस काम के लिए किया हुआ, एक तो प्रकाश, क्योंकि उस समय बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, तो आग का प्रयोग उन्होंने क्या, किस चीज के लिए किया, एक तो प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए। दूसरा, वो जो जानवरों का मांस खाते थे उसको भूनने के लिए उसका यूज किया। तीसरा, उस समय वो खुली जगह में रहते थे, तो जो खतरनाक जानवर थे उनसे उनको अपनी जान का खतरा था, उनको दूर भगाने के लिए उन्होंने आग का प्रयोग किया। ठीक है, तो प्राचीन काल में आग का जो यूज था उन्होंने किस चीज के लिए किया, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जो कुरनुल गुफा है, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, ये देखिए, अभी मैं अब दिखाती हूँ आपको। जो कुरनुल गुफा है, इसमें कुरनुल गुफा, इसमें एक मिनट, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये जो कुरनुल गुफा है, यहाँ से राख मिली है, राख के अवशेष मिले हैं, तो उससे अंदाजा लगाया कि राख मिली है, तो इसका मतलब वहां पे आग भी जलाते होंगे वो लोग। राख तभी तो बनती है ना जब हम किसी चीज को जलाते हैं, उसके बाद जो बचता वही तो राख होती है। तो कुरनुल में राख मिली है, उससे अंदाजा लगाया कि वहां पर आग भी थी। अब देखिए, इसमें कई बार ऐसे शब्द आए जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण, जो शुरुआत में सबसे पुराना समय था, सबसे प्राचीन काल था, उसके लिए आरंभिक काल को हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना पत्थरों वाला काल, पूरा पाषाण काल किसको कहेंगे, आरंभिक काल को।
यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर। और यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है। इस समय में सबसे ज्यादा मिले पत्थर, तो इसका आधार पर इसका नाम रख दिया पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो इसका कार्यकाल क्या माना जाएगा, 12,000 साल पहले। इसको 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल। ये देखिए, दोबारा बता देती हूँ। पुरा पाषाण काल का मतलब है पुराना पत्थरों का काल। आरंभिक काल को कहा जाता है पुरा पाषाण काल। ये 20 लाख साल पहले, सोचिए कितना पुराना टाइम है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का टाइम है। और इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। मनुष्य से संबंधित कम से कम ये लगा लीजिए आप 99% घटनाएं, ज्यादातर जो मानव से संबंधित घटनाएं वो इसी समय में हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है वो पत्थरों से संबंधित है। जो मध्य पाषाण युग है उसमें क्या मिला है, पर्यावरणीय घटनाएं बहुत हुई है। इसको क्या कहते हैं, मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग। इसका काल कब है, 12,000 साल पहले से 10,000। पूरा पाषाण काल का क्या है, 12,000, और इसका आएगा 12,000 से 10,000 तक के बीच का समय। इस समय की विशेषता क्या है, इस काल के जो पत्थर के औजार होते थे वो बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगी हंसिया और आरी जैसे कैसे औजार मिले हैं, जैसे आरी, हंसिया, छोटे छोटे औजार, हंसिया, आरी, साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए गए हैं। कुछ वो औजार भी मिले हैं जो पूरा पाषाण युग में भी इस्तेमाल होते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, नव, जिसको बोलते हैं नव पाषाण युग। अब देखिए, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण काल का कार्यकाल क्या है, 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व। और इसमें जो पर्यावरणीय घटना जिसमें हुई है उसको मेसोलिथ कहते हैं। मेसोलिथ मध्य पाषाण युग होता है वो। उसका टाइम पीरियड है 12,000 से 10,000 साल पहले। इसकी विशेषता है छोटे छोटे औजार मिले हैं, जैसे हसिया, आरी। और जो तीसरा आएगा हमारा उत्तर पाषाण युग, वो है 10,000 साल से पहले। उसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 साल से पहले है। इसके बाद आता है हमारा बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे इन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। देखो, 12,000 साल पहले क्या आया, जलवायु में परिवर्तन आया, मतलब कुछ मौसम में परिवर्तन आया। और इससे क्या हुआ, गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी। कई घास वाले क्षेत्र बन गए, मैदान बन गए। अब जहां पर घास होगी तो वहां पे जो इनका भोजन घास है, मुख्य भोजन जिनका घास है जिन जानवरों का, वो ज्यादा पाए जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जब घास बढ़ी, घास वाले मैदान बढ़े, तो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, ये जानवर, इनकी संख्या ज्यादा हो गई जो घास खा के जिंदा रह सकते हैं। अब ये जो जानवर थे, इनका जो लोग शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे वहीं आएंगे जहां ये चले गए। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए। ठीक है, तो इससे इनका थोड़ा जो जीवन स्तर है उसमें बदलाव आया। फिर आता है खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब आता है कि वहां लोग किस तरीके की खेती करते थे, पशुओं को पालते थे, तो किन किन पशुओं को पालते थे, किस तरीके से पालते थे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ये देखिए, उस समय क्या हुआ, गेहूं, जौ और धान जो थे वो नेचुरली, मतलब किसी ने उगाया नहीं था, अपने आप ये जो फसल थी उगने लगी थी। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने क्या किया, धीरे धीरे खाने के लिए इनको बटोरना, इकट्ठा शुरू कर दिया, इकट्ठा करना। और साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि ये कहाँ उगते हैं, कब पकते हैं।
कैसे पकाया जाएगा, और धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, खेती करनी सीख ली। दोबारा बता देती हूँ, खेती की शुरुआत कैसे हुई। पहले सबसे पहले क्या हुआ, गेहूं जौ और जो धान था, धान मतलब होता है चावल, गेहूं जौ और धान अपने आप ही जमीन में उग गए। अब लोगों ने क्या देखना शुरू किया कि ये कैसे उगे, कहाँ उगे, और उन्होंने धीरे धीरे खुद इनको, जब उन्होंने ये देखा कि ये हमारे खाने के काम आते हैं, भोजन के काम आ सकते हैं, तो धीरे धीरे लोगों ने इनको उगाना भी सीख लिया और वो खेत कृषक बन गए, किसान बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। अब लोगों ने क्या किया होगा, अपने घर के आसपास चारा रखा होगा, क्योंकि खेती करना तो उन्होंने सीख लिया था। अब जिन जो जानवर चारा खाते हैं, धीरे धीरे उनके घरों के बाहर आके रहने लगे होंगे और उन्होंने उनको पालतू बना लिया, पालने लगे उनको। इस युग में जो सबसे पहले जानवर पाला गया था वो था कुत्ता। सबसे पहले कुत्ते को पालना इसमें आरंभ हुआ था। फिर आता है इसमें बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया क्या होता है। बसना मतलब किसी जगह पर रहना। पहले एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे वो भोजन की तलाश में, अब वो बस रहे हैं, मतलब किसी एक जगह पे उनका स्थायी निवास हो रहा है, उसको कहते हैं बसने की प्रक्रिया। उसके बाद बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। यह बसने की जो प्रक्रिया थी कब शुरू हुई, 12,000 साल पहले। और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया का, आज हम जो भी भोजन करते हैं, गेहूं चावल जो भी हम खाते हैं, वो सब किससे शुरुआत हुई है, इसी बसने की प्रक्रिया से इसकी शुरुआत हुई है। क्योंकि लोग एक जगह पे बसे, उसी जगह पे स्थायी रूप से रहने लगे, खेती करने लगे, जानवरों का पालन करने लगे। तो ये जब जो स्थायी बसने की प्रक्रिया ये 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। और कृषि के लिए सबसे पहले जो फसलें उगाई गई थी वो थी गेहूं और जौ। और जो जानवर थे उसमें सबसे पहले कुत्ते को पालना उन्होंने शुरू किया, उसके बाद आते हैं हमारे भेड़ और बकरी। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी इसमें देखिए, बीज बोने से लेके फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से इनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। बीज बोने मतलब खेतों में बीज बोने से लेके फिर जब तक फसल नहीं पक जाती उसका पूरा ध्यान रखना, उसमें समय समय पर पानी देना, उसमें खरपतवार जो बेकार की चीजें अपने आप उग जाती है उसको हटाना, फिर जानवरों से और चिड़िया से कि वो फसल को खा ना जाए, फसल का नुकसान ना कर दे, इन चीजों की रक्षा करना, ये सब बहुत सारे काम किए जाते थे। और अनाज को भोजन और बीज, सबसे मुख्य काम क्या होता था, अनाज को भोजन और बीज के रूप में सुरक्षित रखना, उसका भंडारण करना, उसको सेव रखना। तो इन इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े, फिर क्या हुआ, जब हम भंडारण करेंगे, अनाजों को भर के रखेंगे, संभाल के रखेंगे लंबे टाइम के लिए, तो उसके लिए हमें बर्तन की जरूरत पड़ेगी। अब उन्होंने क्या किया, उस समय पे मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई, और जमीन में भी गड्ढा खोदा, जमीन में भी रखते थे गड्ढा खोद के उनको, मिट्टी के बर्तनों में भी रखते थे और टोकरियों में भी रखते थे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ये देखिए, जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुरानी चीजों का पता लगाते हैं, तो उनको किस साक्ष्य मिलता है, सबूत। तो जहां पुरातत्वविदों मतलब जहां पुरानी चीजों का जो खोज करते हैं उनको शुरुआत में क्या मिला, किसान और पशुपालक। ये पूरे ये नहीं किसी एक जगह पे है, ये पूरे उपमहाद्वीप में, मतलब पूरे देश में पाए गए, पूरी उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। अब ये हमें कैसे पता कि उस समय लोगों ने क्या फसल उगाई, कौन से जानवरों को पाला। उस समय की कुछ, कभी किसी जानवर की हड्डी मिली है, कोई पौधा मिला है, खाने की जो अनाज के दाने होती है उसके जले हुए अवशेष मिले हैं। इन चीजों से हमने पता लगाया कि वहां लोग, उस समय लोग किस तरीके से रहते थे।
इसके बाद आता है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज-होम, जो आज का कश्मीर है, उसको पहले बुर्ज-होम कहा जाता था। बुर्ज-होम में क्या मिले हैं, क्या-क्या निशान मिले हैं? झोपड़ी मिली है, कुछ घरों के निशान भी मिले हैं। और जो बुर्ज-होम है, बुर्ज-होम में क्या होता था, गर्तवास होता था, मतलब लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसको बोला जाता था गर्तवास। तो बुर्ज-होम किस चीज के लिए फेमस है? गर्तवास, गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता था उसके लिए। और उनमें जाने के लिए क्या होता था, उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। और ऐसा क्यों किया जाता होगा, तो इसका क्या अंदाजा लगाया कि ठंड के मौसम में इससे सुरक्षा मिलती होगी। जब जमीन के नीचे गड्ढा खोद के घर बनाएंगे तो वहां क्या होगा, वहां पे सर्दी कम लगेगी, इस वजह से वहां पे बनाया होगा। दूसरा, पुरातत्वविद जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, उनको झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। मतलब लोग आग भी जलाते थे उस समय में, या तो खाना पकाते होंगे। आग का प्रयोग कैसे किया जाता होगा, रोशनी के लिए या फिर खाना पकाने के लिए। तो जो गर्तवास है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है। जो बुर्ज-होम है, बुर्ज-होम किसके लिए फेमस है? गर्तवास के लिए। गर्तवास का मतलब होता है गड्ढे के नीचे गड्ढा खोद के घर बनाना। तो बुर्ज-होम में क्या पाया गया है? गर्तवास पाया गया है। गड्ढा, जो गड्ढे है, गड्ढे के नीचे घर बनाया गया था। आग के निशान भी मिले हैं, मतलब आग के साक्ष्य भी मिले हैं कि लोग आग का प्रयोग भी करते होंगे खाना पकाने के लिए। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, बहुत सारे औजार पत्थर के मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि उस समय लोग औजारों का प्रयोग भी करते थे, लेकिन औजार कैसे होते थे? पत्थर के। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग। ये पूरा पाषाण युग से अलग है, नवपाषाण युग। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उनपे पॉलिश चढ़ाई जाती थी। जो नवपाषाण युग है उनमें ऐसे औजार भी मिले हैं जिनको पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल, मतलब कूटने के लिए, चीजों को कूटने के लिए ओखली और मूसल जो है उसका प्रयोग भी उस समय किया जाता था। अब ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी चीज को कूटने के लिए। अब उस समय लोग क्या कूटते होंगे? या तो अनाज कूटते होंगे, या जो वनस्पतियों से प्राप्त पेड़ पौधे से जो चीजें मिलती है उनको पीसने के लिए प्रयोग करते होंगे। तो ये हमें मिला है नवपाषाण युग में। एक तो सबसे पहला ऐसे औजार मिले हैं जिसकी धार को पैना करने के लिए, जिसको और पैना करने के लिए उसमें पॉलिश चढ़ाई गई थी। ओखली और मूसल मिला है। कुछ औजार वहां पर पत्थर के बनाए जाते थे, तो कुछ हड्डियों के भी मिले हैं, मतलब हड्डियों से भी औजार बनाए। ये देखिए फोटो आप, कुछ पत्थर के औजार मिले हैं और कुछ हड्डियों के औजार भी मिले हैं। कौन से युग में? नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन कैसे मिले? मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं नवपाषाण युग में। उनको डिजाइन किया जाता था, कला अलंकरण, मतलब उन पर भी नक्काशी की जाती थी। किस पर? मिट्टी के बर्तनों पर। अब मिट्टी के बर्तन का प्रयोग क्यों किया जाता होगा? चीजों को रखने के लिए, जैसे चावल को रखने के लिए, गेहूं को रखने के लिए, दालों को रखने के लिए। इसी समय में लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे। पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं उनका भी प्रयोग शुरू हो गया था। और कपड़े को बुनने के लिए उनके पास कपड़ा कहाँ से आया? इसका मतलब उन्होंने खेतों में कपास बोना शुरू किया था, जिससे कि कपड़ा बनता है। तो नवपाषाण युग में क्या पढ़ा हमने? ये देखिए, शुरुआत से बता देती हूँ। नवपाषाण युग में हमें एक तो वो औजार मिले जिनकी जो पत्थर के थे। दूसरा, उनकी धार को पैना करने के लिए उनपे पॉलिश चढ़ाई गई थी। तीसरा, ओखली और मूसल मिला है चीजों को कूटने के लिए। कुछ औजार हमें हड्डियों के भी मिले हैं। बर्तन मिले किसके? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अलंकरण किए हुए बर्तन मिले हैं, डिजाइन किए हुए। बर्तनों का यूज किस चीज में किया जाता होगा? अनाजों को रखने के लिए, चावल को रखने के लिए, दालों को रखने के लिए। कुछ कपड़े के अवशेष भी मिले हैं। अब कपड़े के लिए क्या होगा, किसका मतलब वहां पे लोग कपास उगाते होंगे खेतों में, जिससे कपड़ा बनता है। इसके बाद आता है हमारा, एक मिनट, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण, मध्य पाषाण। इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये।
फिर आता है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ है, इसमें क्या क्या मिला है? मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले, मेहरगढ़ है जो, वहाँ लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा? गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना। जो मेहरगढ़ है वहाँ पे लोगों ने गेहूं और जौ उगाए, भेड़ और बकरी का पालन किया। यहाँ विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कौन कौन से जानवर की हड्डी मिली है? हिरण, सुअर, जंगली जानवर, भेड़ और बकरी। अब इन जानवरों की हड्डी मिली है तो इससे क्या अंदाजा लगाया गया कि लोग इन जानवरों को वहां पर पालते होंगे, तभी तो उनके अवशेष मिले, हमें हड्डियां मिली है। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला वहां पे? एक तो गेहूं और जौ, दूसरा विभिन्न जानवरों की हड्डियां जैसे सुअर, जंगली जानवर, भेड़ और बकरी और हिरन। मेहरगढ़ में क्या था? लोगों के घर कैसे मिले हैं? आयताकार चौकोर घर मिले हैं। घर में बड़े बड़े 4 से 5 कमरे मिले हैं। और अंदाजा लगाया कि इतने बड़े बड़े वहां पे कमरे क्यों बनाए होंगे? कि वहां पर भंडारण होगा, जैसे गेहूं को इकट्ठा करके रखना, जौ को, धान को, जो फसलें वो खेतों में बोते थे उसको वो भंडारण के लिए रखते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की, वहां पे लोग इस समय क्या सोचते थे कि जीवन की के अंत के बाद, मतलब मृत्यु होने के बाद भी जीवन होता है, ऐसा नहीं जीवन खत्म हो गया। तो वो क्या करते थे? कब्र जो होती थी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, वहां पर उनके साथ कुछ सामान भी रखते थे। जैसे मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली है, जैसे एक कब्र में एक मरे हुए व्यक्ति के साथ, एक मृतक के साथ एक बकरी की दफनाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको आगे परलोक में खाने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए उसके साथ बकरी को दफनाया गया है। नव एक नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। एक जो नवपाषाण युग है उसमें एक बहुत फेमस जगह मिली है जिसका नाम है चताल, और ये कहाँ पर है? तुर्की में है। यहाँ दूर दराज के स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ये जो जगह मिली है इसका यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दूसरी जगह से लाके, दूसरे देशों से लाके और यहाँ इनका यूज़ किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया था चकमक पत्थर, कहाँ लाया गया था? इसी जगह पर, चताल जो तुर्की में है। लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो ये लेसन हमारा यहीं खत्म होता है। ये देखिए, थोड़ा डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। मध्य पाषाण युग की तिथि क्या है? 12,000 से 10,000 साल पहले। बसना कब शुरू किया लोगों ने? 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ की जो बस्ती है उसका आरंभ कब हुआ? 8,000 साल पहले। ये लेसन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये देखिए अभ्यास के, आखिर तक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि ठंड से बचा जा सके, जानवरों से सुरक्षा हो सके उनकी। घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ था? 12,000 साल पहले। खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि फसल पकने से लेके, बोने से लेके पकने तक का लंबा समय रहता था। फसल को बोना, पानी देना, उसको खरपतवार हटाना, उसकी जानवरों से रक्षा करना, ये सारा इसमें आ जाएगा। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे? पहले वो केवल जानवरों का शिकार करते थे और बाद में उनके लिए पशुओं को पालना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये आप करोगे। आखिर तक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? भोजन की तलाश में। 3 कारण जो इसके स्टार्टिंग में आए थे वो आ जाएंगे। आखिर तक खाद्य संग्रह आग का प्रयोग रोशनी के लिए करते थे, मांस को भूनने के लिए करते थे, ये आ जाएगा आपका। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप लेसन ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। ये लेसन हमारा यहीं खत्म होता है। इस लेसन की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी आगे वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा।